नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क में इन दिनों हालात नासाज हैं। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ, ऐसा लगता है कि श्रीलंका वाला इतिहास यहां भी दोहराया जा रहा है। कुछ वही नज़ारा बांग्लादेश में भी देखने को मिला जो हाल के सालों में श्रीलंका में देखने को मिला था। दोस्तों, आज बांग्लादेश पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुका है। आंदोलनकारी सड़कों पर हैं। यहाँ तक कि आंदोलनकारियों ने ढाका के गढ़ो भवन यानी प्रधानमंत्री आवास तक को नहीं छोड़ा। सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई। दोस्तों, पहले मामला जुलाई में आरक्षण व्यवस्था को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते आंदोलन इतना उग्र हो गया कि हालात 5 अगस्त के आते आते बेहद नाजुक हो गया। ढाका मार्च में करीब 5 लाख से ज़्यादा आंदोलनकारी पहुंच गए। आंदोलनकारी के उग्र होने की वजह 2 बातों से आंका जा सकता है। पहला तो ये कि आरक्षण को लेकर जारी आंदोलन की गंभीरता और इसमें विदेशी ताकतों के घुसपैठ होना, मसलन शिक्षण संस्थाओं में पाकिस्तानी एजेंसी ISI की घुसपैठ, और दूसरा ये कि आंदोलनकारियों से बातचीत के बजाय उन पर हिंसक बल प्रदर्शन किया जाना, और इन सबसे ज़्यादा अहम तीसरी बात ये कि प्रधानमंत्री शेख हसीना आंदोलनकारियों को रजाकार कहना, यानी बांग्लादेश के गद्दार। जो मुजीबुर रहमान के समय बांग्लादेश का साथ न देने वाले बल्कि पाकिस्तान का साथ देने वाले थे, उनको रजाकार कहा जाता था बांग्लादेश में। यह बयान पूरी तरह से आग में घी डालने वाला साबित हुआ। दोस्तों, दरअसल बांग्लादेश में 1972 में एक व्यवस्था लागू की गई थी। जो भी बांग्लादेश की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले, जिसे मुक्ति संग्राम का नाम दिया गया था, उन्हें सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दी जाएगी। 2018 में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई, जिसे जून 2024 में हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया। दोस्तों, इसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। यहाँ व्यवस्था ये दी गई कि मुक्ति संग्राम में शामिलों के वंशजों को केवल 5% आरक्षण, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगों को 2% आरक्षण देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट से मिला। इस फैसले के बाद तो मानो बांग्लादेश में आग लग गई। दोस्तों, हालात क्या कुछ हुआ उस पर आपको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। तस्वीरें आपने साफ तौर पर देखी होंगी। बहरहाल ये दूसरा मौका है जब बांग्लादेश से भागकर शेख हसीना एक बार फिर भारत में शरण ली हैं, जहां से संभवतः वो लंदन का रुख करेंगी या फिर किसी अन्य मुल्क का। बांग्लादेश के इस घटनाक्रम ने भारत सरकार के सामने भी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। बांग्लादेश में करीब 19,000 भारतीय हैं, जिनमें 9,000 के करीब छात्र शामिल हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि कैसे भारतीयों को सुरक्षित वहाँ से निकाला जाए। दूसरा ये कि भारत से लगा बांग्लादेश का करीब 4,000 किलोमीटर की सीमा पर कोई घुसपैठ ना होने पाए। तीसरा ये कि बांग्लादेश की नई सरकार से कैसे राब्ता कायम किया जाए जिससे भारत का हित प्रभावित न हो, चाहे वो आर्थिक हो या सामरिक हो। चौथा ये कि बांग्लादेश के हालात का फ़ायदा उठाकर चीन अपने विस्तारवादी नीति को इस देश में भी लागू न कर पाए। पाँचवा ये कि ISI की सक्रियता भारत के लिए एक बड़ी चुनौती न खड़ी कर दे बांग्लादेश से भी। छठा ये कि भारत के अरबों रुपए के प्रक्रम के लिए डैमेजिंग सिचुएशन न क्रिएट हो जाए। और सातवां ये कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू और हिंदुत्व पर हमले का दौर जारी है, उसकी प्रतिक्रिया भारत में न शुरू हो जाए। चलिए, आज हम इन्हीं मुद्दों को लेकर अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले सुन लेते हैं इस घटनाक्रम को लेकर कुछ बयान। हाँ, एक बात तो साफ है कि इस मसले को लेकर देश में सारे सियासी दलों ने मोदी सरकार का साथ देने का वादा किया है। सर्वदलीय बैठक में इस वादे को दोहराया है। चलिए अब सुन लेते हैं बयान, फिर चलेंगे चर्चा पर। देखिए, अभी फॉर द टाइम बिंग तो ट्रेड हमारा जरूर डिसरप्ट हुआ है। इनफैक्ट डिसरप्शन पिछले 15 दिन से लग रहा था और कुछ हमारे एक्सपोर्ट जरूर इम्पैक्ट हुए हैं, बट पेरिशेबल का एक्सपोर्ट चल रहा था। लेकिन कल से हमने देखा पेरिशेबल एक्सपोर्ट में भी चैलेंजेस आ गए हैं। दूसरी चीज, क्योंकि इंटरनेट वहां बहुत इरेटिक था तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में भी प्रॉब्लम हुई है। बट हम लोग को जिस तरह की फीडबैक आया है उससे लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो 8 से 10 दिन में इसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए, उससे ट्रेड ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. Well, this is again a complete failure of the external affairs policy. We used to be the big brother for the region, where each country would look up to India for help if there's any turmoil.
Unfortunately, the Chinese influence is growing, and it's a severe failure on the policies of Modi government. तो सुना आपने, प्रतिक्रियाएं अलग अलग आ रही हैं, लेकिन ये बात अलग है कि मोदी सरकार कल से ही बिल्कुल हाई अलर्ट पर है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी उच्च स्तरीय बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल के बीच हुई। उसके पहले सर्वदलीय बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हुए। उन्होंने सवाल किया भारत सरकार से कि बांग्लादेश को लेकर लॉन्ग टर्म हमारी पॉलिसी क्या रहने वाली है और क्या इसमें कोई विदेशी हाथ होने की भी संभावना है। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के यहाँ भी गहमा गहमी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ इंदिरा गांधी काल से ही एक विशेष संबंध रहा है बांग्लादेश के साथ। जाहिर सी बात है कि इन सब के मद्देनज़र बांग्लादेश के लिए एक बड़ी चुनौती है। चुनौती तो इस बात को लेकर के भी है, चीन जिस तरह से विस्तारवादी नीतियों में अपनी सफलता हासिल करता जा रहा है। भारत के अगर चहुदिशी देखा जाए तो मालदीव से लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हर मुल्क में कहीं न कहीं चीन का पूरी तरह से घुसपैठ हो चुका है। बांग्लादेश को लेकर के भी जो हाल ही में शेख हसीना का चीन दौरा था, उसमें 3 शर्तें रखी गई थी। पहला तो ये कि चिटगांव पोर्ट जो है उसमें बनाने की इजाज़त चीन को मिलना चाहिए, भारत को नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और तीसरा ये कि तीस्ता डेल्टा जो प्रोजेक्ट है वो भी चाइना हासिल करना चाहता था, ये भारत के साथ न जाने पाए। यानी कुल मिलाकर के एक दबाव बनाने की कोशिश चीन की ओर से हो रही थी। अमेरिका जिसका नाम आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कि इसमें उसकी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। साफ तौर पर सेंट मार्टिन आइलैंड है बांग्लादेश में, सेंट मार्टिन आइलैंड, इसे अमेरिका अपने हवाले करना चाहता था। यहाँ पर वो अपना आर्मी बेस बनाना चाहता था। अब समझिए चीन क्यों घुसपैठ करना चाहता है, क्यों वर्चस्व की लड़ाई में चाइना यहाँ पर इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। करीब 70 से 80% मिलिट्री जो इक्विपमेंट है वो आज भी बांग्लादेश को चाइना से मिलता है, चाहे वो टैंक की बात कर ली जाए, सबमरीन की बात कर ली जाए, फाइटर प्लेन की बात कर ली जाए, या अदर इक्विपमेंट जो भी है मिलिट्री से रिलेटेड। पद्मा नदी पर $3 बिलियन का पुल निर्माण कर रहा है चाइना। रेलवे लाइन पर भी चाइना काम कर रहा है बांग्लादेश में। यानी अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो भारत से ज़्यादा प्रगाढ़ संबंध चाइना के नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि भारत के तमाम ऐसे प्रक्रम हैं, चाहे वो यहाँ के नेशनलाइज बैंक हो, LIC हो, इमामी हो, डॉबर हो, पिडलाइट हो, गोदरेज हो, सन फार्मा हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, एशियन पेंट्स हो, तमाम वहाँ पर प्रोडक्शन यूनिटें हैं जिसमें एक भारी भरकम रकम है। और हाल ही में आपको याद होगा कि अडानी का पावर प्रोजेक्ट भी बांग्लादेश में, उस पर भी हस्ताक्षर हुआ था। तो जाहिर सी बात है भारत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, घुसपैठियों को रोकना, और इन सब से अलग जो जेल से 500 कैदी फरार हुए हैं उसमें कुछ खूंखार आतंकवादी भी हैं। हो सकता है कि वो भारत में घुसपैठ करके कुछ ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करें जो भारत के लिए चुनौती हो। निश्चित तौर पर ये जो भी घटनाक्रम रहा है, हाल के हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उसको लेकर के भारत के सामने चुनौतियां कम नहीं है। नेपाल जैसा हिंदूवादी राष्ट्र था, एक वक्त वो भी था जहां पर चाइना ने घुसपैठ कर ली। अभी वहां जो भी सरकार है वो निश्चित तौर पर चीन परस्ती वाली सरकार है, चीन का समर्थक करने वाली सरकार है। रोटी बेटी का जो रिश्ता था नेपाल के साथ वो भी कहीं ना कहीं समस्याओं में जूझ रहा है। श्रीलंका में क्या कुछ हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। वहाँ किस तरह से चाइना पहले घुसपैठ करता है और धीरे धीरे वहाँ पर अपना दबदबा बनाता है, वहाँ भी यही हालात देखने को मिला। चलिए, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम इनका स्वागत कर लें, फिर इस गंभीर चर्चा पर चलेंगे उनके साथ। चंचल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। हमारे साथ मोहित जी हैं, नेता कांग्रेस हैं। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में, गंभीर चर्चा है। वत्सल कक्कर जी अर्थशास्त्री हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि अर्थतंत्र के इर्द गिर्द ही पूरा विश्व घूम रहा है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या असर पड़ सकता है भारत पर इसका, जो मौजूदा हालात बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं।
प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। दीपक सोनकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विनय तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए विनय जी, चर्चा की शुरुआत हम आपसे करेंगे। जो कुछ घटनाक्रम हुआ बांग्लादेश में, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो क्या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली हैं और किस तरह से मोदी सरकार को पहल करना पड़ेगा जिससे इन चुनौतियों का बहुत आसानी से सामना कर सके भारत? जो घटनाएं बांग्लादेश में हुई हैं पिछले 3 दिन में, उससे कहीं ना कहीं भारत के जो हित हैं वो तो प्रभावित हुए हैं और वो व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं जी। क्योंकि जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें बांग्लादेश की जो इस समय सरकार थी वो कहीं ना कहीं भाजपा की एक समर्थित सरकार थी। भाजपा क्या कह सकते हैं, हिंदुस्तान की एक समर्थित सरकार, मतलब उसके फ्रेंडली जो है रिश्ते थे शेख हसीना सरकार के, क्योंकि वो वहाँ की उदारवादी नेता मानी जाती हैं जो है। तो उनके जो रिलेशन थे वो कमोबेश भारत सरकार से थोड़े अच्छे थे और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा था कि चटगांव पोर्ट था, बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो चाइना के फेवर में न जाके और वो इंडिया के फेवर में गई जो है। मोदी सरकार से शेख हसीना की जो केमिस्ट्री थी वो भी बहुत बेहतरीन थी। उस नाते अगर वहाँ पे शेख हसीना की सरकार हटी है, उससे भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ये तो समस्या है ही है मोदी सरकार के पास, लेकिन इसके अलावा एक और समस्या है। वो चूँकि बॉर्डर शेयर करते हैं, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश का जो हिंदुस्तान से शेयर होता है, एक लंबा बॉर्डर है जी। घुसपैठ की आशंका है। वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं और खासकर जो हिंदू, उनके ऊपर जो अत्याचार, जो खबरें आ रही हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके प्रतिष्ठान लूटे जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। जाहिर सी बात है अगर कहीं किसी विश्व में किसी भी देश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा तो उससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान सरकार अवश्य जो है चिंतित होगी। तो उसके लिए भी उनको कुछ व्यापक उपाय करने होंगे और जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ ना कुछ जो है डिसीजन लेके बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, चाहे वो इस समय सेना ही लीड क्यों न कर रही हो, उनके साथ बैठ के उनको एक कड़ा मैसेज तो देना ही पड़ेगा कि आप अपने हालात सुधारिए और वहाँ पे किसी भी तरीके से अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई जाति न होने पाए। जी निश्चित तौर पर। विनय जी, एक सवाल और ले लें फिर हम दूसरे मेहमानों के पास चलेंगे। ये 1.35 करोड़ 8% आबादी लगभग हिंदुओं की है और जिस तरह से लगातार वहाँ के तमाम जो 27 प्रांत हैं अलग अलग, वहाँ पर आक्रमणों का दौर चल रहा है। इस्कॉन मंदिरों में जिस तरह से बमबाजी की गई, उसको उजाड़ पछाड़ दिया गया, ये एक बड़ी चिंता का विषय है भारत के लिए। हालांकि विदेश मंत्री का कहना है कि ज़्यादातर जो छात्र हैं वो देश में वापस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कि करीब वहाँ पर 19,000 भारतीय हैं। तो ये तो रेस्क्यू करना एक बड़ी आवश्यकता तो है ही, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर नए अंतरिम सरकार के गठन की कवायद चल रही है, आज देखिए खालिदा जिया जो चीन समर्थक हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो भी जेल से रिहा हो गई हैं। मोहम्मद यूनुस हालांकि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनको मुख्य सलाहकार भी बना दिया गया है। तो भारत की चिंता इस बात को लेकर के तो होगी ना, क्योंकि हमें लगता है कि अरबों रुपये का प्रोजेक्ट बांग्लादेश में भारत का चल रहा है। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से अगर बांग्लादेश की स्थिति देखी जाए तो निश्चित तौर पर उसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। उसमें कैसे राब्ता कायम किया जाए, ये सरकार की चुनौतियाँ होगी। निश्चित तौर पे जो है भारत के सामने चुनौतियां तो हैं ही हैं। देखिए जो यहाँ के जो छात्र गए हैं, भारतीय छात्र, उनको निकालने की तो चुनौती मोदी सरकार के ऊपर तो है ही है। साथ में जो वहाँ के जो हिंदू हैं, 1971 में जब आज़ाद हुआ था इस पाकिस्तान, बांग्लादेश बना था, उस समय हिंदुओं की जो आबादी थी वहाँ पे 34% थी जी। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो कम होते 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 हर साल पलायन होता, अच्छी खासी संख्या में पलायन हुआ और तमाम कारण थे जिससे कम होते होते वो करीब 9% के आसपास बची है। 2011 का जो जनगणना थी जो है 2023 का
7.96%। हाँ सॉरी। तो उस स्पीड में जो वहाँ पे हिंदुओं की आबादी, खासकर अल्पसंख्यक में हिंदू ही वहाँ पे ज़्यादातर हैं, बौद्ध और सिख ईसाई ये बहुत कम वहाँ पे हैं परसेंटेज में, लेकिन हिंदुओं की आबादी जिस तरीके से कम हुई वो तो चिंता का विषय है ही है। बाकी जो बची कुची आबादी है उसको किस तरीके से जो है सुरक्षित रखा जाए, इस चीज़ के लिए बांग्लादेश सरकार और हिंदुस्तान सरकार को पहल करनी पड़ेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी जो समस्या भारत सरकार के पास है, क्योंकि बहुत सारा निवेश बांग्लादेश में हुआ है हिंदुस्तान की तरफ से, जी, उस निवेश को भी सुरक्षित रखना भारत सरकार की एक प्रमुखता होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो आंदोलन हुआ है वो आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि ये आंदोलन बेसिकली आरक्षण के लिए है या किसी और चीज़ के लिए। जो घटनाक्रम जो तेज़ी से बदले हैं जी, उनको आप देख के ये चीज़ कही जा सकती है कि ये जो आरक्षण था वो केवल ये जो आंदोलन था वो केवल आरक्षण के लिए नहीं था जी, इसमें कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें इन्वॉल्व थीं। वहाँ की जो कट्टरपंथी ताकतें थीं, जमात वगैरह, वो सब जो है उसमें इन्वॉल्व थीं और उसी का खामियाजा था। क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे उनकी मांगे जो अमूमन है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही मान ली थी और उनके हिसाब से फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया था, लेकिन उनका मकसद कुछ और था। वो आरक्षण के आड़ में शेख सरकार की जो है को ख़त्म करना चाहते थे, उस सरकार को नामो निशान मिटाना चाहते थे। वहाँ पे कट्टरपंथी ताकतें और जो विदेशी ताकतें थीं जिनके इशारे पे ये सब चीज़ें हो रही थीं वो हावी हो रही थी और उसका परिणाम है कि वहाँ की सरकार अबदस्त हुई और सेना को जो है अपने नियंत्रण में सारी सब चीज़ें लेनी पड़ी। हाँ, निश्चित तौर पर ये एक इनपुट तो ये भी मिल रहा है कि ISI वहाँ के जो जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे उसमें उसने घुसपैठ कर लिया था और फेक DP बना करके बच्चों को उकसाने का काम कर रहा था। क्योंकि इंडिया आउट का मूवमेंट वहाँ पर ऑलरेडी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है वो मालदीव की तरह ही चला रही थी। तो ये आपका बिल्कुल सही कहना है विनय जी कि एक आरक्षण तो एक बहाना मिल गया, उस बहाने से किसी भी तरह से शेख हसीना के तख्ता को पलटना, सत्ता को पलटना संभवतः ये मकसद रहा इस आंदोलन का। जी, एक चीज़ इस पर हम और ऐड करना चाहेंगे, बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुआ है उससे पूरे विश्व को सबक लेना चाहिए। देखिए, प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, विरोध, ये डेमोक्रेसी में तो होना ही चाहिए जी, लेकिन पूरे विश्व को बांग्लादेश से एक सबक लेना चाहिए कि अगर कोई प्रदर्शन होते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं तो सरकार को उस पर उदासीनता नहीं दिखानी चाहिए, पहली चीज़। क्योंकि इस सरकार ने कहीं ना कहीं थोड़ा लेट कदम उठाए और तब वो कदम उठाए बातचीत के टेबल पे बुलाने के लिए जब वो हालात बेकाबू हो चुके थे। और दूसरी, पूरे विश्व को इससे सबक लेना चाहिए कि जो भी धरना प्रदर्शन होते हैं उनमें ये चीज़ें बहुत बारीकी से देखनी चाहिए कि ये धरना प्रदर्शन देश के लोग कर रहे हैं या उसमें विदेशी ताकतें इन्वॉल्व हैं। अगर ये इन्वॉल्व हैं तो कहीं पे भी किसी भी देश में धरना प्रदर्शन होंगे उसका खामियाजा, उसका रिजल्ट बांग्लादेश जैसा ही होगा। जी बिल्कुल। चलिए हम कक्कर जी के पास चलते हैं। सर आवाज़ आ रही है वत्सल साहब? वत्सल साहब आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है मुझे। नमस्कार जी नमस्कार, कैसे हैं? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों से तो तमाम तरह की बातें हम कर चुके हैं दिन भर प्राइम टीवी पर, मैंने सोचा कि अर्थशास्त्री से ये जानने की निश्चित तौर पर कोशिश की जाए कि बांग्लादेश के साथ जो हमारे आर्थिक संबंध हैं, क्या वहाँ पर जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हो रहा है, जो घटनाक्रम चल रहा है, क्या वो संबंध कायम रह पाएगा या चाइना अपने पॉलिसी में कामयाब हो जाएगा? देखिए सर, पॉलिटिक्स तो इसकी एक सेकेंडरी चीज हो गई जहां तक अर्थशास्त्र कंसर्न है, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो है उसका इम्पैक्ट चाहे फेवरेबल हो रिलेशंस चाहे नॉन फेवरेबल, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट जरूर करेंगे जी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पड़ोसी का घर जल रहा हो और हमारे यहाँ आंच ना आए। और आज की तारीख में ठीक ठाक ट्रेड है हमारा बांग्लादेश के साथ, तो डेफिनेटली देखिए, जब स्वयं उनके यहाँ ही अनरेस्ट हो गया तो क्या उनके यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट वाज बिफोर
ये सारे झगड़ों के पहले, क्या वो उस स्टेट पे, उस लेवल पे कंटिन्यू कर पाएगी? तो सबसे बड़ी चीज तो देखने की ये होगी कि अभी उनका इंटरनल कैसा रहता है जी। अगर इंटरनल, जैसे अगर लगातार इतिहास रहा है हम लोगों के दोनों साइड में, पाकिस्तान में भी हर कुछ दिन में डेमोक्रेसी दिखावे की रहती है और फिर डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल आ जाता है। और वही कारण है कि उनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से आज की तारीख में डूब चुकी है, बर्बाद हो चुकी है जी। तो ये तो देखना ही होगा सर कि अगर ये डिक्टेटरशिप, क्योंकि डिक्टेटरशिप में जैसा कि वो वर्ड ही है डिक्टेटरशिप, तो एक नेचुरल जो इकोनॉमिक फोर्सेस है वो फंक्शन नहीं कर पाती हैं। जो डिक्टेटर चाहेगा वो होगा। तो उसमें इकोनॉमी किस तरीके से मूव करेगी, किस तरीके से ये चीजों को लेके आगे चलेंगे, ये बिल्कुल वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगी। जी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से चाइना अपने जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो नेपाल की बात कर ली जाए, श्रीलंका की बात कर ली जाए, म्यांमार की बात कर ली जाए, मालदीव तक की बात कर ली जाए, अफ़गानिस्तान में क्या हालत है वो आप जानते ही हो। तो एक तरह से हमें लगता है कि इनको घेरने के लिए आर्थिक ताना बाना बुनने के साथ साथ अपनी कूटनीति में कामयाब होता नज़र आ रहा है क्या? क्योंकि आरक्षण का ही सिर्फ मामला नहीं है, मामला तो ये है कि जब ये हाल में जो शेख हसीना वहाँ गई थी। बिल्कुल सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और है क्या, हमारा देश भी देखिए चाइना ऑब्जर्व कर रहा है कि उसका जस्ट एडजेसेंट एक कंट्री है, उसके देखते देखते पिछले एक दशक में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है जी। और जिस स्पीड से भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है वो समय दूर नहीं है जब हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो डेफिनेटली चाइना को एक सेंस ऑफ कंपटीशन है और वो अपना हर तरीके से सॉफ्ट पावर, मिलिट्री पावर, इंटरनेशनल रिलेशन, ये तो कोशिश करेगा ही साहब कि हम ना बढ़ पाए। और इसमें हमारे देश के अंदर भी पॉलिटिकल, आज जैसा कि ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने दोपहर में बोला पार्लियामेंट के अंदर, बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज कही कि भाई सेंसिटिव इशू पे हम ये उम्मीद रखेंगे कि हमारे देश का स्टैंड सेम रहे। पॉलिटिकल पार्टीज इन चीजों पे अपनी पर्सनल राजनीति करके ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन को देखते हुए देश का नुकसान कर दे। जी नहीं वत्सल साहब, ये तो देखने को मिला सर्वदलीय बैठक में कि जितने भी सियासी दल वहाँ पर गए थे उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हम इस मौके पर केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। इवन बीएसपी सुप्रीमो मायावती, हालांकि उनका वहाँ पर प्रतिनिधित्व तो नहीं है, बावजूद उन्होंने एक्स पर लिखा है कि हम इस घड़ी में केंद्र सरकार के हर फैसले के साथ हैं। ये तो भारतीय लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है कि जब देश पर आँच आती है तो सब एक साथ खड़े होते हैं। मेरा ये कहना है सब लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ लाख हमारे बेहतर संबंध रहे हों, लेकिन आर्थिक रूप से अगर देखा जाए ना तो चाइना बाजी मार ले गया है। 70 से 80% मिलिट्री इक्विपमेंट जो मैं देख रहा था, सुन रहा था, वो अभी भी चाइना से बांग्लादेश को हासिल होता है। वहाँ पर करीब पद्मा नदी पर $3 बिलियन का वो पुल निर्माण का काम, अभी इनको चितगांव चाहिए था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए था, तीस्ता डेल्टा प्रोजेक्ट भी चाहिए था जो भारत के पास ऑलरेडी है। तो एक तरह से भारत की खिलाफत करने के लिए चाइना ने कहीं इस मूवमेंट को जोर तो नहीं दिया पाकिस्तान के ISI के जरिए। ये जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि ये एक इंडिया के लिए फेवरेबल गवर्नमेंट थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसको विदेशी कई ताकतों ने मिलके एक इंस्टेबिलिटी वहां पे क्रिएट करी और उसका रिपरकशन सब इंडिया को जरूर शॉर्ट टर्म में भी। देखिए, इंडिया की पॉलिसी शुरू से इंडिया ने बिलीव किया है सॉफ्ट पावर में। हम एक आपसी अच्छे संबंधों के बेसिस पे, नेहरू जी के जमाने से हमारी पॉलिसी ये रही है, हमने कभी भी मिलिट्री पावर पे उतना फोकस नहीं दिया, सॉफ्ट पावर पे ज्यादा फोकस दिया जी। तो वो एक अब जाके हम थोड़ा सा अपने डिफेंस को और बाकी चीजों को मजबूत करने के लिए बढ़ रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन उस तरफ से ट्रूली एक मिलिट्री पावर के रूप में अपने आप को वर्ल्ड को प्रेजेंट करने में हमको लगता है हमको अभी भी समय है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये तो देर से शुरू हुआ है लेकिन शुरुआत अच्छी है, काफ़ी तेज़ी से हम आगे भी बढ़ रहे हैं उस क्षेत्र में। चंचल जी भाई, बांग्लादेश के घटनाक्रम पर आप लोगों ने तो केंद्र सरकार को हर सहयोग देने का ऐलान कर दिया है,
लेकिन चूंकि आप सियासी दल से हैं तो जाहिर सी बात है सवाल हमारा सियासत से होगा। सामरिक रूप से या कूटनीतिक रूप से विनय जी ने जो विश्लेषण किया वो आपने सुना, अर्थशास्त्री वत्सल जी को भी सुना। चुनौतियाँ तो है ना, जमाते इस्लाम जैसा ग्रुप जिसका नाम आ रहा है इस पूरे मूवमेंट को इस तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कि आतंकित करने वाला आंदोलन, और दूसरा ये कि शायद शेख हसीना ये समझ ही नहीं पाई कि आर्मी चीफ जो उनके रिश्तेदार भी हैं वो क्या कुछ रणनीति चला रहे हैं। हालात ये हो गए कि 3 किलोमीटर का दायरा होता था गणो भवन का, जो वहाँ का प्रधानमंत्री निवास स्थान है, वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, और जो तस्वीरें आईं वह आप सबके सामने हैं। तो सारे सियासी दलों को ये समझना पड़ेगा ना कि किसी भी मूवमेंट के पीछे कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह के असामाजिक तत्व पूरा मामला ले उड़े। नहीं, निश्चित तौर से देखिए ये बहुत ही मतलब दुखद स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है। अगर हम देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो जिस तरीके से हमारे पास जो अफ़गानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, चाइना, ये सब जो देश हमारे जो सीमा से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तो देखिए चाइना इस समय जो है लगातार इस बात को लेकर के लगा हुआ कैसे भारत को कमज़ोर किया जाए। आपको याद होगा संजय जी, श्रद्धेय नेताजी हमेशा इस बात का जिक्र करते थे कि हमें और हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से खतरा नहीं है, हमें अपने जो पड़ोसी मुल्क उनसे खतरा नहीं है। सबसे अगर हमारा कोई सबसे जो दुश्मन है सबसे बड़ा, तो हमसे ज़्यादा दुश्मन अगर है, सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकता है तो चाइना है। और चाइना निश्चित तौर से अगर आपने देखा होगा हमारी जो विदेश नीति रही है पिछले काफ़ी समय में, चाहे हमारा मालदीव के साथ संबंध हो, चाहे अपना श्रीलंका के साथ हो, चाहे नेपाल का देखा, और नेपाल में भी रेलवे लाइन चाइना ने काफ़ी दूर तक बना ली, जबकि ऐसा पहले नहीं होता था। नेपाल हमारा एक बहुत मित्रराष्ट्र, बहुत मजबूत एक हमारा मतलब एक मित्रराष्ट्र रहा है और है भी निश्चित तौर से। लेकिन पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा चाइना ने काफ़ी हद तक वहाँ पर जो है जैसे भी उसका मोटिवेशन रहा हो, जैसे भी उसको जोड़ने की उन्हें प्रयास किया हो, तो ये कई सारे मौक़ों पे आपने देखा होगा। आज हमारे भारत देश की सीमा जो है देखें तो म्यांमार से लेकर के, मालदीव से लेकर के, नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जो चारों ओर से चाइना बहुत ही एक तरीके से हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी बस एक जो फिक्र है कि मतलब हम कैसे भारत देश को नीचा दिखाने का काम करें, भारत देश को कैसे उनके आर्थिक स्थिति पर रोकने का काम करें, कूटनीतिक तरीके से उसके विकास को रोकने का काम करें। अब जैसा कि आपने अभी जिक्र कर रहे थे, आपने, मैं धन्यवाद करूँगा, आपने एक बात का बहुत अच्छा जिक्र किया कि जो हमारे व्यापारिक जो रिश्ते बांग्लादेश से थे, जितने ज़्यादा बड़े पैमाने पर होने चाहिए थे, हम उसको नहीं कर पाए। इसमें चाइना निश्चित तौर से बाजी मान ले गया, और हम प्रयास रहा भारत देश का, लेकिन उस लेवल पे प्रयास नहीं हो पाया। और भी जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे अफ़गानिस्तान की स्थिति आपने देख लीजिए, नेपाल की स्थिति देख लीजिए, और तो ये जो कई सारे जो एक तरीके से इन लोगों ने मतलब चौतरफा चाइना ने जो कूटनीतिक तरीके से हमारे व्यापारिक स्थिति को जो है कमज़ोर करने का प्रयास किया। दूसरी बात, हमारी जो सबसे बड़ी जो ख़तरनाक बात है, जो आपने कहा कि चाइना का जो पूरी तरीके से सपोर्ट है, जो चाइना समर्थक नेता, अभी उनका क्या नाम आपने जिक्र किया था, जो महिला हैं खालदा जिया, वो भी शायद जेल से छूट गई हैं। तो ये मतलब ये निश्चित तौर से बहुत चिंता का विषय है। और इसके लिए पूरी सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की है कि हमारे देश की सारी पार्टियाँ जो जब देश के ऊपर जब भी विदेशी ताकतों द्वारा खतरा होने की उम्मीद आती है, तो सब लोग एक साथ जो बैठ करके निर्णय लेते हैं। और निश्चित तौर से जो भी सरकार का निर्णय होगा, पूरा विपक्ष एक साथ है। सरकार को इस बात का ध्यान रख करके उसको आगे बढ़ना है कि हमारे देश के साथ कोई मतलब जो है नुकसान ना हो, चाहे आर्थिक मोर्चे से लेकर के, चाहे हमारे सीमा के मोर्चे से लेकर के, चाहे व्यापारिक तरीके से। एक बात लेकिन और है कि जैसे सोचने की बात है संजय जी, कि हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, शायद इस बात में मेरी नाकामी रही है, क्योंकि जितने बड़े कांड हो गए वहाँ पे, और इतने मतलब बड़े कांड हुए, लेकिन जो है उस लेवल पे हम मतलब जो है जानकारी नहीं हो पाई। अगर जानकारी उस लेवल पे होती तो शायद जो हमारे नुकसान हो रहे हैं उस नुकसान की भरपाई, मतलब नुकसान कम हो सकते थे। चंचल जी, जब वहाँ देश की सरकार को ही नहीं पता चल पाया कि क्या कुछ गतिविधियाँ होनी हैं, जी, ये तो बेशक कहा जा सकता है कि शेख हसीना को वहाँ से निकलने के लिए एक सेफ पैसेज दे दिया गया कि हेलीकॉप्टर से वो रवाना हो गई, वरना हालात तो बहुत ही ख़राब होते। क्योंकि मुजीबुर रहमान के साथ क्या कुछ हुआ था, बांग्लादेश इस बात का गवाह है। उनके परिवार के साथ किस तरह से शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया था, शेख हसीना के भाइयों की हत्या कर दी गई थी, है ना।
तो कुल मिलाकर के एक कम से कम सेफ पैसेज तो मिल गया कि चलिए आप यहाँ से निकल लीजिए। जी जी। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं चूक सरकारी स्तर पर हुआ, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा, जैसा कि विनय जी कह रहे थे। चलिए मोहित जी, आवाज़ आ रही है? मोहित दीक्षित से संपर्क नहीं हो पा रहा है, संभवतः मोहित जी को जोड़ा जाए। मोहित, आवाज़ आ रही है? जी मोहित जी, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, भारतीयों को लेकर के हमारी चिंता, और ख़ास करके हिंदू वर्ग, जिनके ऊपर 27 वहाँ के अलग अलग प्रांतों में लगातार हत्या से लेकर उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान को लूटपाट से लेकर के तमाम तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आपकी भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने तो साफ किया है कि इस घड़ी में वो केंद्र सरकार के साथ हैं। नमस्कार आपको और सारे पैनलिस्ट को, मेरे साथी और आप दर्शकों को। जी शुक्रिया। बात ये है, बांग्लादेश में जो आज सत्ता पलट की जो चल रही है, उनमें सबसे ज्यादा चिंताजनक जो भारतीय हमारे बांग्लादेश में है, उनको लेकर के है देश की चिंता। आज जो 1 लाख करोड़ का ट्रेड हमारा बांग्लादेश के साथ चलता है, वो आगे किस तरह चलेगा, इसको लेकर के, इन सब चीजों को लेकर आज की स्थितियां ये हो गई है, किस तरीके से चाहे खालिदा जिया को सत्ता पर बैठाया गया हो, किन ताकतों के माध्यम से बैठाया गया हो, किस तरीके से बैठाया गया हो, इन चीजों को लेकर के आज शेख हसीना जो हुआ करती थी राष्ट्रपति बांग्लादेश, वो आज हिंदुस्तान से आ गई। तो कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश में जो नई सरकार गठित कर दी गई है, उसको लेकर के, और जो पुरानी सरकार है उसको लेकर के किस तरीके की हमारी विदेश नीति होगी, किस तरीके हमारी नीतियां होंगी, जो हम बांग्लादेश से इम्प्लीमेंट करते हैं। कारण जो भी रहा हो, ISI रहा हो, अमेरिका रहा हो, चाइना रहा हो, अब क्या विदेशी ताकतें हैं जो इस तरीके के काम को प्रोत्साहित किया, या क्या कारण रही, क्या नाकामी रही शेख हसीना कि उन्होंने इतना बड़ा जन जो विद्रोह है उसको भांपने की भी कोशिश नहीं करी, और कहीं ना कहीं छोड़ करके हमारे देश की ओर चली आई, क्या बताने की कोशिश कर रही है। आज हमारी स्थिति क्या है, हम विश्व में किस तरीके से अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में, इन चीजों को लेकर के हम सरकार के साथ हैं, सरकार के कदमों के साथ हैं। कहीं ना कहीं इसका आकलन हमारी सरकार को करना पड़ेगा कि एक जन विद्रोह जो हुआ है उसका क्या कारण रहा, वो जन विद्रोह जो लेकर के आज पैदा किया गया उस देश में, उसको लेकर के क्या कहीं भारत की जो बांग्लादेश की जो नई सरकार बनी हुई है, क्योंकि हमें उनके साथ भी आगे चलना है। तो बांग्लादेश की नई सरकार बनी हुई है, बांग्लादेश के लोगों में भारत के प्रति विश्वास बना रहे, ऐसे भी कदम उठाने पड़ेंगे। भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ अमेरिका है। इन कूटनीतियों में हमको बांग्लादेश से कम से कम अपने को उसका हिफाजती या कहीं ना कहीं चीजों को ऐसी कूटनीति का साथ देना पड़ेगा जिससे ये ना प्रतीत हो कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ है या भारत शेख हसीना से बहुत ज्यादा लगाव है। तो शेख हसीना, खालिदा जिया और या जो भी इस्लामिक संगठन है, उनकी आपस की राजनीति है, उनकी आपस की जो भी चीजें रही, किस तरीके से तानाशाही शेख हसीना जी ने चुनाव के समय करी, पूरा विपक्ष ने विद्रोह किया उस चुनाव का। हम हिंदुस्तान के, तो हमको राजनीति से कहीं कोई संबंध नहीं होना चाहिए। उसको जिस तरीके हम सत्ता में जो है सरकार से चला रहा है, उसको लेकर के बात करें, उनसे क्या संवाद करें, उनको लेकर के हम अपनी भविष्य की राजनीति किस तरीके करें ताकि हमारे देश का हित हो, हमारी हित हो। इनको लेकर के जो कदम हमारे देश की सरकार उठाएगी, वो पूरा विपक्ष उनके साथ है, और कहीं ना कहीं अच्छी आवाज जो पहल होगी उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। चलिए ठीक है। सोनकर जी, एक बेहतर पहल देखने को मिली कि भाई आपने तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाया, क्योंकि सारे दलों को साथ लेकर के इस चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। पड़ोसी मुल्क जिस तरह से भारत की सामरिक स्थिति है, या आप अगर सीमाओं की बात कर लें तो पड़ोसी मुल्कों पर जिस तरह से चाइना
अपना प्रभुत्व बढ़ाने की विस्तारवादी नीति पर आगे बढ़ता जा रहा है। हालांकि हमें याद है कि मुलायम सिंह यादव जब तक जिंदा रहे, चाहे वो 15 अगस्त का भाषण हो या 26 जनवरी का भाषण हो, तब शायद हम लोग भी हल्के में लिया करते थे बतौर पत्रकार, और अक्सर ये चर्चा किया करते थे कि नेताजी पता नहीं क्यों पाकिस्तान को हल्के में लेते हैं और चाइना से गंभीर बताते हैं कि समस्या है भारत को। आज वह हकीकत में नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि अब मोदी सरकार यानी आपकी जो केंद्र की सरकार है, उसके सामने चुनौतियां तो हैं ना, शरणार्थियों से लेकर के अब जैसे सीमा की बात कर ली जाए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हालांकि हाई अलर्ट पर गृह मंत्रालय ने कर दिया है। 2217 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है, पश्चिम बंगाल से। आसाम की बात कर ली जाए 262 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, मिजोरम 318 किलोमीटर, त्रिपुरा 856, और यहाँ पर प्रॉपर फेंसिंग भी नहीं है। सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र भी आता है। तो तमाम ऐसे पैसेजेज हैं, सिर्फ पैसेज है जहाँ से घुसपैठिए भारत में आने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक तो उनको रोकना, दूसरा ये कि जो भी हिंदू हैं जो बांग्लादेश के हिसाब से माइनॉरिटीज़ में हैं, घट करके अब करीब 8 कुछ प्रतिशत है, यानी करीब 9% कहा जा सकता है, उनकी कैसे सुरक्षा हो, बड़े ही कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सुनकर जी। देखिए संजय जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद घटना है, और जिस तरीके से जो चर्चा में बात सामने आई, और चाहे वो जमाते इस्लाम की बात हो, चाहे आतंकी, इतना बड़ा जो आतंकी आंदोलन इसको कह सकते हैं, ये बहुत भयावह दृश्य है। और निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर एक पहलू पर और हर एक विषय की जानकारी स्वयं कर रहे हैं, और हमारे विदेश मंत्री आदरणीय जयशंकर जी भी लगातार एक एक चीजों की जानकारी कर रहे हैं। और जो आपने चर्चा में कहा, जो बॉर्डर्स की बात है, जो सीमाओं की बात है, इसको लेकर के सारे हमारे सेना के जवान, बीएसएफ के जवान, एसएसबी के जवान सारे सुचारू रूप से सशक्त हैं, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सशक्त हैं, उस देश में रहने वाले एक एक जनता के लिए सुरक्षा के लिए तैनात है। और हमारे जो बीएसएफ के डीजी हैं, एसएस की डीजी हैं जल्दी चौधरी जी, वो लगातार सारे दौरे कर रहे हैं, हर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, हर चीज की निगरानी कर रहे हैं बहुत चौकसी के साथ। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वो महत्वपूर्ण विषय है जो आपने 9% की बात करी, जो हमारा हिंदू वर्ग है उसकी सुरक्षा की बात करी, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और जो हमारे भारत में के शरणार्थी जो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, जो किसी कारणवश आज भी फंसे हुए हैं, उनको किस प्रकार से वापस लाया जाए, उनको सुरक्षित लाया जाए, इस बात की चिंता लगातार सरकार कर रही है, और इस पूरे हर पहलू को लेकर के तैयार है। और कहीं ना कहीं जो एक व्यापारिक बात रहे, तो मुझे लगता है कि जिस बड़ी घटना है जो आतंकी आंदोलन है, उससे व्यापार पर असर तो पड़ा है, मगर जैसे स्थिति अगर कंट्रोल में आएगी तो उस व्यापार को भी दोबारा पुनः शुरू करने करेंगे। और सर्वदलीय बैठक में सारे विपक्ष का साथ मिला है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि इस तरीके से जो देश की एकता है, जो देश की अखंडता है, जो देश की पूर्णता है, आज उसको सशक्त रखने की बात है। और इस देश को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी लगातार चिंतित हैं और इसके हर पहलू पर नजर रख रहे हैं। और हम लोग निश्चित तौर पर अपनी सीमाओं को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए और अपने सारे हिंदू भाइयों को सुरक्षा रखने के लिए इस पर कटिबद्ध हैं। जी निश्चित तौर पर। विनय जी, जाहिर सी बात है समस्याएं हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी आ रही है, कुछ विशेषज्ञों को मैं सुन रहा था, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि शेख हसीना से बेशक प्रधानमंत्री के बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं, भारत के साथ संबंध है, प्रधानमंत्री क्यों हम बोले, अगर वो यहाँ पर रहती हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं भारत को लेकर के एक भारत विरोधी भावना बांग्लादेश में देखने को मिल जाए। अभी तो फ़िलहाल उनको संरक्षण दिया हुआ है भारत ने, क्योंकि उन्होंने अनुरोध किया था कि उन्हें कुछ दिन यहाँ रहने का मौका मिले, तो उनको सिक्योरिटी में रखा गया है यहाँ पर। लेकिन ये मामला हमें लगता है कि देश हित में जितना जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, जो खबर आ रही थी हालांकि ब्रिटेन से अभी उनको संभवतः NOC नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में कहीं ये समस्या भी एक नई चुनौती के रूप में तो नहीं दिखेगी भारत के सामने, शेख हसीना का यहाँ लंबे समय तक रहना? देखिए, निश्चित तौर पे भारत के लिए एक चुनौती तो है ही है, लेकिन भारत का एक इतिहास रहा है कि उससे जो भी शरण मांगी है उसको भारत ने कभी इनकार नहीं किया है, शरण दी है।
और रही चीज़ बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में हिंदू अगेंस्ट सेंटीमेंट हमेशा था, नहीं तो वो 34% से हिंदू घटते घटते 9% के आसपास ना आता। शेख हसीना तो अब शरण मांगी, लेकिन वो शुरुआत 71 से ही लगातार हिंदुओं के ऊपर जो है दमन चल रहा था। वो तो मौका देखते ही वहाँ की कट्टरपंथी वो मौका देखते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं अब ये आरक्षण के ऊपर जो आंदोलन शुरू हुआ था, हिंदुओं को जो है परेशान करने लगे, तो उनको एक बहाना है। दूसरी चीज़, नो डाउट इस चीज़ पे शेख हसीना जी से भारत सरकार ने पहले से संपर्क कर रखा, जैसे अभी चंचल जी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं एजेंसियों से या कहीं उसमें चूक हुई, तो चूक नहीं है उसमें। ये खबर है, एम्बेसी ने वो चीज़ को बताया है, बांग्लादेश एम्बेसी जो यहाँ हिंदुस्तान में है, उसने बोला था कि शेख हसीना जी ने 31 जुलाई को ही नई दिल्ली से संपर्क किया था कि यहाँ के हालात ख़राब हो रहे हैं, आप कुछ इसमें इंटरफेयर करें। लेकिन विवादों से दूर रहने जो भारत की जो पॉलिसी रही है, तो उसने डायरेक्ट जो है इंटरफेयर करने से मना कर दिया था, और उन्होंने बोला था कि आश्वासन दिया था कि आप जो है उनको बातचीत के टेबल पर लाइए और उनको इसको सॉर्ट आउट करिए। अगर हालात बेकाबू होते हैं तो आप हमारा एयर स्पेस आप यूज़ करके आप हिंदुस्तान के अंदर आ सकते हैं। ये आश्वासन उनको 31 जुलाई को ही दे दिया गया। दूसरी चीज़, जैसे आपने एक जिक्र किया कि आज की डेट में भी चाइना के 70% मिलिट्री इक्विपमेंट जो है चाइना के हैं बांग्लादेश में। तो देखिए इसकी जो कमी वो ये है कि भारत ने जो मिलिट्री सामान है वो एक्सपोर्ट करना ही कब शुरू किया है, अभी बहुत जल्द 4-5 साल से उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। नहीं तो हम हमेशा जो है जो मिलिट्री सामान है वो हमेशा हम इम्पोर्ट करते थे जी। यहाँ पे प्रोडक्शन ऐसा कुछ होता नहीं था, हर एक चीज़ जूते से लेके गोली और हर चीज़ जो है साजो सामान सब हम तो इम्पोर्ट करते थे। तो अब हम एक्सपोर्ट करना शुरू किए हैं। चाइना से तुलना अभी हम अपनी नहीं कर सकते हैं, चाइना हमसे बहुत आगे है, और नो डाउट चाइना ने वहाँ पे जो है अच्छा खासा जो है इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 70% मिलिट्री के सामान वहाँ पे हैं। उस नाते बांग्लादेश की जो आर्मी है वो पूरी तरीके से चाइना के ऊपर निर्भर है, क्योंकि उसका जो भी सामान है वो चाइना से ही लेना है, चाहे उसकी सर्विसिंग हो या जो और चीज़ें जो युद्ध में या लड़ाई में जो यूज होती हैं वो गोला बारूद सब उनको चाइना से ही लेना है। तो इसलिए उनकी निर्भरता चाइना पे ज़्यादा है। हाँ, शेख हसीना सरकार ने इधर कुछ सालों में नो डाउट वो चाइना से अलग हटके भारत को तरजीह देना शुरू कर दी थी, और उसका परिणाम भी दिखाई पड़ रहा था। और शायद ये चीज़ें जो है चाइना को अच्छी नहीं लगी, और कोई भी कंट्री जो अब एशिया में तो चाइना और इंडिया का हमेशा जो है मतलब 36 का आंकड़ा रहता है, तो उस नाते जो है चाइना ने कहीं ना कहीं इंटरफेयर विनय जी में किया है। एक चीज़ मैं ये भी देख रहा था और समझने की कोशिश भी कर रहा था, आप ज़रा उस पर प्रकाश डालें। ये रोहिंग्या को लेकर के जिस तरह से अमेरिका ने सपोर्ट किया है, करीब $1.5 बिलियन उनको रिहेबिलिटेशन के लिए चाइना में दिया। रोहिंग्या वो हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं, तो चाइना की भी मंशा तो इसमें अमेरिका की भी मंशा तो चाइना के ही करीब नज़र आती है। हमें लगता है कि इस रणनीति में कि किस तरह से शेख हसीना का सत्ता समाप्त हो और वहाँ पर मनमाफिक सत्ता हो सके, इसके लिए अमेरिका का भी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ इनपुट है। नहीं, अमेरिका का तो हाथ इसमें है, डेफिनेटली है। अमेरिकी सरकार बांग्लादेश सरकार से तो खफा थी जो है, वो एक आयरलैंड मांग रहे थे अपना जो है आर्मी बेस बनाने के लिए, सेंट मार्टिन। लेकिन वो चाइना को सपोर्ट अमेरिकी सरकार नहीं कर रही थी। बेसिकली वो यहाँ पे सैन्य बेस इसलिए बनाना चाह रहे थे कि यहाँ से वो दक्षिणी चीन सागर और हिंद प्रशांत में जो है एक अपना एयर बेस और मिलिट्री बेस बना सके, जहाँ से वो एशिया और खासकर चाइना को जो है कंट्रोल कर सके। उस नाते वो एक यहाँ पे स्पेस मांग रहे थे बांग्लादेश सरकार से। बांग्लादेश सरकार ने उस चीज़ को मना किया, चूँकि इस समय पाकिस्तान में अमेरिकी समर्थित शासन है वहाँ पे इमरान खान के जाने के बाद, तो वहाँ पे जो ISI और आर्मी है उसको फंडिंग अमेरिकी सरकार कर रही है, वो चाहे मिलिट्री सामान देना हो या फंडिंग हो। और इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बांग्लादेश में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उसमें प्रमुखता से ISI इन्वॉल्व थी। नहीं, ISI के बारे में तो इनपुट मिल ही रहा है कि वहाँ के जितने भी शिक्षण संस्थान थे वहाँ पर
फेक आईडी बना करके बच्चों को भड़काने का काम किया जा रहा था बहुत पहले से। ये तो मुद्दा सिर्फ आरक्षण को लेकर के था, चूँकि आपने जैसा कि पहले ही विश्लेषण किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये आंदोलन का कोई औचित्य बनता नहीं है, लेकिन मौका ऐसा था कि इसको किसी न किसी तरह से गंवाना है। आर्मी चीफ जो है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश के थे वो चाइना से निश्चित तौर पर प्रभावित थे, क्योंकि आर्मी चीफ वाले एंगल को चाइना ने कंट्रोल किया और छात्रों का जो ये आंदोलन था इसको जमाते इस्लाम के जरिए ISI और तमाम ऐसे संगठन थे वहाँ पे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया, जो शेख हसीना के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती बनी। और अब हमें लगता है कि इन ताकतों से भारत को भी बचने की आवश्यकता है। देखिए, निश्चित तौर पे शेख हसीना जी से एक और ब्लंडर हुआ। उन्होंने रैंक को तरजीह और एक्सपीरियंस को तरजीह न देते हुए अभी 1 महीना पहले ही जो आर्मी चीफ जो सेलेक्ट किया था वो इनके करीबी थे, इनके विश्वास पात्र थे। तो हालांकि वरीयता क्रम में वो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वरीयता क्रम को दरकिनार करते हुए शेख हसीना सरकार ने आर्मी चीफ को सेलेक्ट किया। आर्मी चीफ के बाद जो वहाँ पे 5 जो मेजर जनरल होते हैं वो इस चीज़ को लेके, जो पूरी आर्मी को कंट्रोल करते हैं, वो इस चीज़ को लेके खफा थे शेख हसीना सरकार से जी। क्योंकि उन्होंने वरीयता क्रम को दरकिनार करते हुए किसी इन 5 में से न छोड़ के किसी और को जो है उन्होंने आर्मी चीफ जो है सेलेक्ट किया था जी। और आर्मी का ये गुस्सा, जब शेख हसीना को आर्मी की ज़रूरत पड़ी तो उस समय उन्होंने हाथ खड़े कर लिए और आर्मी ने साफ साफ एक जवाब दे दिया था कि हम पब्लिक से सीधे नहीं जो है उसको भिड़ेंगे जो है। और आर्मी ने जब हाथ खड़े किए तब शेख हसीना को ऐसा लगा कि अब शायद जो है यहाँ पे सरकार को बचा पाना मुश्किल है। और चूँकि आर्मी स्टाफ जो चीफ ऑफ आर्मी हैं, उन्होंने समन्वय बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं चूँकि उनको जो है शेख हसीना का करीबी माना जा रहा था, तो उन पे भी उनके जो डिप्टी थे वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इस नाते आर्मी ने उनको देश के नाम संबोधन भी रिकॉर्ड नहीं करने दिया। वो एक संबोधन भी रिकॉर्ड करके तब बांग्लादेश छोड़ना चाहती थी, लेकिन आर्मी ने उनको ये भी मौका नहीं दिया और उन्होंने केवल 45 मिनट का इतना ही मौका कम था विनय जी कि उनको वहाँ से निकल जाने का मौका दिया। वो भी इसी शर्त पे मिला कि आप पहले रिजाइन करिए और फिर आपको हम 45 मिनट का ठीक है। वत्सल साहब, अब क्या स्थिति लग रही है आपको? निश्चित तौर पर आर्थिक जो स्थितियां हैं पूरे विश्व में, उसके मद्देनज़र अब भारत को किस पॉलिसी पर आगे बढ़ना चाहिए जिससे कम से कम भारतीय जो व्यवसायी हैं जिनका वहाँ पर निवेश है उसको किसी भी तरह से कोई डैमेज ना होने पाए? नहीं, भारत को साहब अपना जो पुरानी नीति रही है नॉन अलाइंड की, वो ठीक है। वो आज की तारीख में अभी हमने रिसेंट पास में देखा ही रशिया यूक्रेन वॉर में कि कैसे इस मौके पे जब पूरे वर्ल्ड को तेल की दिक्कत हुई, भारत को नहीं हुई जी। तो वो पॉलिसी तो ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है। और दूसरों की लड़ाइयों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने से हमेशा नुकसान ही हुआ है। तो हमारे तो सबसे संबंध अच्छे हैं, हमारा इजराइल से भी संबंध अच्छा है और पैलेस्टीन से भी संबंध अच्छा है, यूक्रेन से भी अच्छा है, रशिया से भी अच्छा है, अमेरिका से भी अच्छा है। और वैसे देखिए तो चाइना से भी कोई जो पैक्ट अभी तक है कि साहब हमारे कोई भी आर्म्स एम्यूनिशन उस पूरे बॉर्डर पे नहीं यूज होते, तो इतना तो मेंटेन्ड ही है, स्टेटस को है। तो उसका कहीं ना कहीं हम फायदा उठाते हैं और हम इसीलिए एज एन इकोनॉमी ग्रो भी कर रहे हैं। हम आज की तारीख में फार्मा में करीब करीब पूरे वर्ल्ड को फार्मा सप्लाई कर रहे हैं। आईटी में हम एक बड़े प्लेयर हैं। इवन ऑटोमोबाइल में आप पूरे जो हमारे 2 व्हीलर इंडस्ट्री है उसकी काफी डिसेंट प्रेजेंस है। टेलीकॉम में हमारी अब डिसेंट प्रेजेंस हो रही है। तो मेरे ख्याल से वो पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन इमीडिएट नियर टर्म में एज फार एज ओनली बांग्लादेश स्पेसिफिक जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उन पे जरूर सर इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इम्पैक्ट ना पड़े। जी चंचल जी, भाई आपने सुना, अब तो आपको यकीन होता होगा ना कि क्यों मेक इन इंडिया को मोदी जी बढ़ावा देना चाहते थे।
अगर आज चाइना वहाँ पर हावी है बांग्लादेश में या श्रीलंका में या म्यांमार में, तमाम अपने पड़ोसी मुल्कों में, तो अपने इसी तकनीक और इसी हैसियत की वजह से वहाँ पर हावी है। तो अगर भारत उसके समकक्ष खड़ा हो रहा है, ये जो डिफेंस कॉरिडोर से लेके तमाम तरह के जो कॉन्सेप्ट आए हैं, राजनीति अपने जगह, नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर इन पॉलिसियों का तो स्वागत करना चाहिए आज की परिस्थिति को देखते हुए। संजय जी देखिए, भाषण देने में प्रधानमंत्री जी कोई तोड़ नहीं है, भाषण का तो कोई तोड़ ही नहीं है। अब आपने जब जिक्र कर ही दिया तो मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने जिक्र किया कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया भी अगर आप देखें तो R&D के ऊपर सरकार कितना बजट खर्च कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है, मेक इन इंडिया तो तब होगा जब हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप अलग से बजट दोगे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करोगे। उसके ऊपर कहाँ काम कर पा रहे हो? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने जो डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे हो, हम पिछले कई बार प्रोग्राम हो चुके, न जाने क्या क्या हो चुकी, अभी तक ज़मीन एक्वायर नहीं हो पाई। इतना स्लो काम आपका है। और प्रधानमंत्री जी आज कुछ बोलेंगे तो 7-8 5-6 साल बाद इतना स्लो, मैं बता दूं आपको, जान लीजिए। अभी अगर आपने देख लिया जो हमारा आगरा एक्सप्रेसवे बन के तैयार हुआ था और जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन के तैयार हुआ, आपने देखा होगा पूरी जो आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे सारी की सारी आपकी जो है सर्विस लेन से लेकर सारी चीज़ें बना दी गई महज 24 से 25 महीनों में। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लो आप, अभी जगह जगह बनी रहा है, वो अभी पूरा काम नहीं हो पाया। तो बहुत सारे उन बातों पे मैं नहीं आना चाहता क्योंकि विषय बहुत लंबा है। जी। लेकिन हमारे तिवारी जी ने कहा कि मतलब जो है इसके पहले जो एक्सपोर्ट की मैं अभी देख रहा था, एक्सपोर्ट की बात हम लोग कर रहे थे, इसके पहले एक्सपोर्ट होता ही कहाँ था? प्रधानमंत्री आज एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है, नहीं तो पहले होता नहीं था। मैं भी देख रहा था, उससे पहले भी बहुत सारे एक्सपोर्ट। तिवारी जी मेरी बात सुन लीजिए, डिफेंस की बात नहीं बता रहा हूँ, डिफेंस में भी सुन लीजिए, डिफेंस में भी हमारे पास जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ बड़े बड़े एक्सपोर्ट होते थे, ऐसा नहीं है, मैं वो भी देख रहा था अभी आपकी बात। लेकिन है क्या कि 2000 बहुत सारे ऐसे लोग मानते 2014 के बाद ही सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैं उन बातों पे कॉन्ट्रडिक्शन पे नहीं आना चाहता हूँ मैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, आज सरकार की विदेश नीति पे सवाल है। आज नेपाल की अगर आप बात कर ली, तिवारी जी बड़ी ईमानदारी से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताओ नेपाल हमारा एक ऐसा मतलब जो मित्र राष्ट्र रहा जहां पर चाइना कभी दाल नहीं गल पाई, लेकिन पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो चाइना का नेटवर्क, रेल नेटवर्क कहां से कहां तक पहुंच गया है। ये हमारी सरकार का फेलियर है। दूसरी बात अगर आपने देखा, मालदीव से लेकर म्यांमार से लेकर हमारे आसपास जो इतने पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे कैसे संबंध है सबको जग जाहिर है। मैं आप अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के, खैर पाकिस्तान तो है ही वैसा, उसकी बात नहीं करूंगा। एक बात समझनी तय है जरूर संजय जी, श्रद्धेय नेताजी हमेशा इस बात का जिक्र करते थे कि इस बात को सरकार की रणनीति जरूर बनानी पड़ेगी कि हमें चाइना को मुख्य रूप से गंभीर रूप से ये मान करके चलना पड़ेगा, वो हमारे खिलाफ हमेशा साजिश करता है, वो इसके लिए हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। हम चाइना को फोकस करके रणनीति बनाएंगे, सफल रहेंगे। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य पाकिस्तान रहेगा, बांग्लादेश रहेगा, अफगानिस्तान रहेगा, ये सब रहेंगे तो हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि मेन तो जी जो कहा जा सकता है धुरी चाइना ही है। जी सोनकर जी दूसरी बात 10 सेकंड जल्दी। तो आपने मेक इंडिया की बात करी, आपको याद होगा आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे बहुत सारी जो है हमारी जो है क्या नाम चाहिए आपका फूड से लेकर से फूड इक्विपमेंट प्लांट से लेकर के चाहे आलू से लेकर के बहुत सारी मंडियां लगनी थी, लेकिन सारे के सारे काम सरकार ने रोक दिए। और आपने देखा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस जो गोरखपुर एक्सप्रेस के ऊपर जो बगल में जो था डिफेंस कॉरिडोर का, अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। अब बताओ 10 साल तो खत्म हो, 11वें साल में लोग चले गए हैं। अब आप सपने दिखा रहे हो केवल अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन की हालत के चक्कर में ये हालत हो गई है आम आदमी का, तो समझिए कि चलिए अभी आम आदमी पर चर्चा हम बाद में कर लेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल डिबेट है। दीपक जी आवाज आ रही है? संभवतः दीपक जी से संपर्क टूट गया है। विनय जी, अब समापन चूंकि आप ही से हम करना चाहेंगे। भाई जो स्थितियां हैं, मोहम्मद यूनुस सलाहकार बना दिए गए हैं। अब दीपक जी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आपको आ रही है? जी दीपक जी, हम उम्मीद तो यही करते हैं कि जो भी चुनौतियां हैं उसका डट कर मुकाबला करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन पॉलिसी भारत का है नेबरहुड का, और दूसरे तरफ चाइना जो है एक मूवमेंट चला रहा है, चाहे मालदीव से लेकर के बांग्लादेश तक, आउट इंडिया। तो इस पॉलिसी का काट करने के लिए एक रणनीति तो बनानी पड़ेगी। जब तक आप चाइना को टारगेट करके कोई पॉलिसी ठोस नहीं बनाते हैं, हमें लगता है कि ये छोटे छोटे मुल्क भी हमसे दूर होते चले जाएंगे। देखिए संजय जी, आज भारत सुरक्षा के नजरिए में एक बड़ी किसी भी चुनौती को लड़ने के लिए तैयार है। ये वही आर्मी थी जिसपे लोग सवाल खड़ा करते थे।
ये वही आर्मी के लोग थे, उनके ऊपर लोग नींव उठाने का काम करते। आज देश के प्रधानमंत्री जी, ये वही आर्मी थी जिसने बांग्लादेश को आजाद करा दिया और हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में घुटने टेकवा दिए हमको 90,000 सैनिकों को। एक एक करके। जो पाकिस्तान अब आर्मी की बुराई कर रहे तो नहीं सुन पाएंगे ना। आप किस पार्टी के लोग हैं? देश की जनता भी चाहती जो आतंकवादियों की। संजय जी आर्मी चलिए, अभी आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ है कि हम सब 2014 साथ के हैं। बाद ही आर्मी मजबूत हुई है, इसके पहले आर्मी नहीं मजबूत थी। वैश्विक परिदृश्य में और चर्चा है। हाँ, बात करी सुनकर जी आर्मी के ऊपर सवाल मत खड़ा करना। नहीं, चंचल जी सुनिए। हाँ, नहीं, आर्मी के ऊपर सवाल कौन खड़ा करता था? अच्छा, आर्मी के ऊपर सवाल कौन खड़ा करता था? मेरा सवाल तो वही है ना कि आज आर्मी के साथ में, जो सेना के साथ में, पूरी सुरक्षा के साथ, और उनके जो बड़े बड़े आज एडवांस केंद्र बन रहे हैं, जो बड़े हथियारों से लैस उनको जो वातावरण मिल रहा है, जो उनकी सुविधाएं लैस हुई, आज किस तरीके से हमारी सुरक्षा कर पा रहे हैं? चलिए ठीक है। पहले भी देखा था। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि एक सशक्त भारत की जो छवि रही है पूरे विश्व में वो कायम रहे। विनय जी 30 सेकंड में कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, अगले प्रोग्राम पर जाना है जी। देखिए, मेरा कहने का मतलब एक चीज़ ये है कि जो डिफेंस के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो रातों रात खड़े नहीं किए जा सकते हैं। उनको खड़ा करने में और उसको धरातल पे लाने में उसमें समय लगेगा। जो पॉलिसियाँ हैं वो दूरगामी हैं। नहीं तो 2000 में हमें 18 स्क्वाड्रन जेट प्लेन की ज़रूरत थी, लेकिन उनको मिलते मिलते राफेल को मिलते मिलते जो है 2019 और 20 हो गए। तो पॉलिसियाँ जो डिफेंस की होती हैं वो थोड़ा स्लो प्रोसेस में आती हैं। नो डाउट अगर हम शुरुआत से अगर एक्सपोर्ट कर ही रहे थे डिफेंस में, तो आज बांग्लादेश में 70% चाइना नहीं हम होते। जी हाँ, निश्चित तौर पर यही स्थितियाँ और पड़ोसी मुल्कों में भी देखने को मिली है। बहरहाल इस गंभीर चर्चा में शामिल होने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन निश्चित तौर पर यह चुनौती है जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये बेहतर है कि ऐसे मौके पर सारे भारतीय सियासी दल एक साथ खड़े हैं, और उम्मीद हम यही करते हैं कि शायद इन चुनौतियों का, जिनका जिक्र हमने पहले ही अपने कार्यक्रम में किया था, उसका हम गंभीरता से और सशक्त तरीके से सामना कर पाएंगे। आगे जो कुछ भी होगा आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।